एसजीएस निफ्टी को देख लीजिए एक बार, कहां पर कैसे कारोबार कर रहा है। लगभग 32 अंकों पर 8,520 का स्तर यहाँ पे। देखिए आज की बड़ी कहानियों में एक कहानी और ये भी है कि कल लगभग 2:20 पर एक नतीजा आया इंडसइंड बैंक का, यानी औपचारिक शुरुआत तो हो गई, लेकिन मैं कुछ देर में आपको ये बताऊंगा कि इंडसइंड बैंक पर कल के नतीजों के बाद ब्रोकिंग हाउसेस ने क्या क्या मैंडेट दिया है। वहां पर एग्जैक्टली जो व्यूज आए हैं ना, आप देखिए, ये बेस्ट सिटी का व्यू है। खरीदारी की सलाह, लक्ष्य करीब 1290 रुपए का 1124 पे कारोबार कर रहा है। नतीजे काफी मजबूत रहे हैं हर प्रोस्पेक्टिव से। देखिए मुनाफा जो है वो अनुमान के ठीक अनुसार रहा है, तो पैरिटी रही है एग्जैक्टली जो ब्रोकिंग हाउसेस का व्यू था और नतीजों में। ओवरवेट रेटिंग बरकरार, लक्ष्य करीब 1225 1124 पे कारोबार कर रहा है, तो अपसाइड पोटेंशियल काफी ज्यादा है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ क्रेडिट स्विस ने कहा है कि लगभग 1301 का लक्ष्य है। तो यहाँ पे रजत अभी आप देखिए करीब 15 से 12% 13% के अपस्विंग इमीडिएटली आफ्टर Q1 नंबर्स। नतीजों में बॉटम लाइन ठीक थी, लेकिन एसेट क्वालिटी पे थोड़ी चिंता बन गई क्योंकि प्रोविजनिंग फिगर्स जो थी वो थोड़े डिस्करेज करके गई है। लेकिन अविनाश, आप क्या राय रखते हैं इंडसइंड बैंक पे? क्या लगता है यहाँ पर अभी और तेजी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक पे? कल इतना नतीजों के बाद थोड़ा स्लिप जरूर हुआ था स्टॉक से। आई थिंक रजत, एक जो पॉजिटिव बात थी वो निम्स को लेके थी। आई थिंक निम्स में एक अच्छा एक्सपांशन देखने को मिला जो 3.94% था। दूसरी बात, एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल थी। इनफैक्ट मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़ी चिंता है एसेट क्वालिटी फ्रंट पे। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद आई वो काफ़ी पॉजिटिव है। कॉर्पोरेट और रिटेल का जो मिक्स है वो समझते हैं कि अगले 12 से 15 महीने में 50-50 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों ही सेगमेंट्स में बहुत ही अच्छा ग्रोथ वो देख रहे हैं। हमारे हिसाब से जिस प्रकार की लोन बुक ग्रोथ और जिस प्रकार की एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी FY17 में, करीबन 1250-1280 का डेफिनेटली टारगेट पॉसिबल है एटलीस्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स में। चलिए 1250-1280 का लक्ष्य आप देखते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर जो आज रूल कर रही है मार्केट्स को वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया ने बायबैक ऑफर का कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐलान किया है। 1.72% हिस्सेदारी जो है कोल इंडिया वो खरीदने जा रहा है और 3,650 करोड़ का बायबैक है ये। तो कहीं ना कहीं एक तगड़ा बायबैक जो कोल इंडिया लेके आई है, और ऊपर से सब्सिडरी के बायबैक्स ऑलरेडी कोल इंडिया अनाउंस कर चुकी है। सुब्रमण्यम साहब मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। सुब्रमण्यम जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो कोल इंडिया से शुरुआत करूंगा। 335 रुपए प्रति शेयर का बायबैक रखा है कंपनी ने। क्या लगता है आपको, क्या ये फेयर प्राइस कोल इंडिया का सही लगता है आपको? जी, आई थिंक कहीं ना कहीं सरकार की जो एक एक्सपेक्टेशन है कि ये सब जो अंडर वैल्यूड शेयर्स इसके जो इसके फेयर वैल्यूएशन पे लाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बायबैक जो अनाउंस शुरू है, मेरा मानना है कि शायद इवन यहाँ पर प्राइस वेस अगर देखें तो आई थिंक 300-315 के आसपास हमने अच्छी खासी बाइंग सपोर्ट देखी है। तो ऑब्वियसली यहाँ से एक स्टेडी राइज देखने की पूरी संभावना है। तो मेरा मानना है कि शायद एक बहुत जबरदस्त रैली ना देखे, लेकिन डेफिनेटली एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक रीजनेबल रिटर्न देखने की पूरी संभावना है। कोल इंडिया करीब 320 के स्तर पे कल बंद हुआ था। खैर, मैं कोल इंडिया के चैप्टर को क्लोज करके अब थोड़ा सा स्टॉक्स टू वॉच पे जल्दी से आना चाहूँगा। आज एक से एक अच्छी खबरें हैं। अब देखिए स्टॉक स्पेसिफिक, जेएम फाइनेंशियल आज पहला स्टॉक है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। फेयर एसेट्स टेक में लगभग 10% हिस्सेदारी इनकी खरीदने की योजना है और लगभग 7 करोड़ रुपए में ये सौदा होने की संभावना है। 54 रुपये में स्टॉक कल कारोबार कर रहा था कि 1 रुपये नीचे जरा एक बार चार्ट पाइएगी जरा जेएम फाइनेंशियल कैसा कारोबार कर रहा है पिछले कुछ सेशंस में, और इस खबर का क्या इम्पैक्ट पॉसिबल है। चार्ट्स देखेंगे इसके, ये आपके स्क्रीन पर देखिए। जेएम फाइनेंशियल काफ़ी समय से अगर आप देखिए डाउन ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक। कल ये इंटरडे प्राइस परफॉर्मेंस थी, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास क्लोज हुआ था। इसके बाद दूसरी खबर इंटरेस्टिंग है। मैं जो दूसरा स्टॉक छेड़ने जा रहा हूँ, बिरला कॉर्प। जरा बिरला कॉर्प के चार्ट दिखाइएगा फिर खबर पे आइएगा। शानदार खबर, और इनफैक्ट इससे बेहतरीन चार्ट कोई नहीं होगा। मोमेंटम, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने कंपनी के लगभग 1.3% हिस्सेदारी खरीदी है। 100% स्टेक कोई मामूली बात नहीं होता, और करीब 542 रुपए के भाव पर यह हिस्सेदारी खरीदी है। अभी करीब 547 पे कारोबार कर रहा है। जरा एक बार चार्ट पे आएंगे जरा प्लीज। ये स्टॉक लगभग 380 रुपए से 575, जरा चार्ट पे आइए, वन वे भागा है, नो पॉज। और देखिए इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, मार्केट पार्टिसिपेंट से मैं भी बात करता हूं, आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले से ही ये खबर थी कि ये चलने वाला है स्टॉक, खूब मूव देगा, अच्छा मूव देगा। इस पर एचएनआईज भी बहुत हावी थे। हरी, बिरला कॉर्प पे आपकी राय क्या है? मैं एक बार आई थिंक लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो शायद ये इस दौर का इसका नया हाई है, CY16 का नया हाई है, और इसके ट्रेडिंग करियर का 2014 का जो हाई था वो था करीब 625 रुपये। अभी रिलायंस म्यूचुअल फंड ने इसमें एंट्री मारी है। आप क्या कहते हैं, कितना अपसाइड बाकी होगा ऐसे स्टॉक में?
कहना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत पॉपुलरली ट्रेडेड स्टॉक नहीं है, तो काफ़ी हद तक आपके जो चार्ट्स वगैरह इस पे उतना काम नहीं करेंगे, तो लेवल्स आई थिंक पिन पॉइंट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो एंटायर स्पेस है, दैट सीमेंट प्लस जो स्पेस है, उसमें एक ओवरऑल री रेटिंग हो रहा है। तो डेफिनेटली हम मानते हैं कि जहाँ तक सेंटिमेंट्स का सवाल है, डेफिनेटली ये स्टॉक का सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। और क्योंकि ये स्टॉक ने लगभग आई थिंक 35-40% अप्रिसिएशन दिया है पिछले 1-2 महीने में, मैं मानता हूँ कि मोमेंटम इज डेफिनेटली इन फेवर ऑफ द स्टॉक। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम लोग लॉन्ग साइड ट्रेड करेंगे स्टॉक को। आपने जेएम फाइनेंशियल का जिक्र किया था वीरेंद्र, एडलवेस फाइनेंशियल की भी बहुत पॉजिटिव खबर है। IRDA से यहाँ पर मंजूरी मिली है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाने के लिए मंजूरी मिली है। तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो है वो एडलवाइस के साथ आज के सत्र में जुड़ा है। पिछले सत्र में भी 2.7% के गेंस के साथ जो है वो इनफैक्ट ये खबर मैं आपको बता दूं कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाने के लिए मंजूरी मांगी गई है एडलवाइस से। 2.7% के आसपास की तेजी जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक में कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। एक और खबर श्रीराम ईपीसी के संदर्भ में, देखिए बोर्ड ने 1280 करोड़ के लोन शेयर्स में बदली करने की मंजूरी दी है और ये कहीं ना कहीं एक ट्रिगर है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अब एसवीएल को प्रेफरेंशियल आधार पर 265 करोड़ के शेयर जारी करने की भी मंजूरी मिली है। कहीं ना कहीं ये दोनों स्टॉक्स जो हैं, एडलवाइस फाइनेंशियल और साथ साथ श्रीराम ईपीसी, दोनों स्टॉक्स आज के मार्केट पे ड्राइव हो सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद अगर आप देखें ग्रीव्स कॉटन, इस पर भी खबर है, मल्टी ब्रांड कारोबार में उतरेगी कंपनी, इसकी योजना है। तो ग्रीव्स कॉटन को देखिएगा, नजर रखिएगा। और उसके बाद HDFC, आज की एक और बड़ी खबर, 2000 करोड़ रुपए के मसाला बॉन्ड जारी करने की इनकी योजना है। एक बार अभी HDFC का जिक्र कराई है तो ये तो खबर है ही, खैर ये अपने लिए कैश जनरेट कर रहे हैं, लेकिन पूरा आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, आप HDFC को देखिए, कल 27 रुपये भागा। कल हमारा जो टुडे स्टेट था LIC हाउसिंग फाइनेंस, कल क्या ही इसने दिलचस्प मूव दिया। ऐसा लग रहा है कि अब दोनों ही, अगर आप देखें दोनों ही सेगमेंट, चाहे वो बैंक्स हो, PSU बैंक्स, वो भी चल रहे हैं, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी NBFCs, सब में तेजी का छौंक लगा हुआ है। आप देखिए क्या प्राइस परफॉर्मेंस रही। LIC हाउसिंग फाइनेंस करीब 12 रुपये ऊपर, GIC का आप देखिए करीब 1 रुपये ऊपर था। स्ट्रॉन्ग मूव, वाइल्ड मूव नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सो मैं एक राय मैं आपसे लेना चाहूँगा, ये सारे के सारे काउंटर्स हैं, इसमें से अधिकतर अगर आप देखें डेरिवेटिव्स के पार्ट भी हैं, इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, जहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा लगता है इस वक्त? वीरेंद्र, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड तो एक हिसाब से मेरा देखा जो तो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि मैं आई थिंक रोनप्स काफ़ी ज़बरदस्त आ चुकी है। और मेरा मानना है कि शायद अगर चार्ट की ही अगर लिहाज से देखें तो आई थिंक कहीं ना कहीं LIC हाउसिंग फाइनेंस ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तरफ यहाँ पर एक संकेत दे रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन की जरूरत है। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जैसे जैसे 530, 535 के ऊपर एक क्लोजिंग कंसिस्टेंटली देते रहेगा, यहाँ पर एक अच्छी खासी, लेकिन एक पेशेंस की जरूरत हो पड़ेगी, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन भी आने वाले हैं। और अगर बाई चांस ये सब जो रनअप आई है ये विंडिकेट नहीं होती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्शन आने के भी चांसेस है। तो मेरा मानना है कि अगर नियर टर्म में अगर देखने का तो LIC हाउसिंग में सबसे प्रॉमिसिंग लग रही है। एक मॉडेस्ट टारगेट पकड़ के चला, आई थिंक 560, 575 डेफिनेटली आने की पूरी संभावना है। अब ये जो दो खबरें हैं बहुत इंटरेस्टिंग है मार्केट्स पे, स्टॉक प्राइस पर्सपेक्टिव से। एक तो है IFB इंडस्ट्रीज, कल के सत्र में तेजी पकड़ गया। इनफैक्ट यही नहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में कल अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही थी। IFB इंडस्ट्रीज, हिताची होम्स जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। IFB इंडस्ट्रीज पे खबर आज ये है कि त्रिशन मेटल में 51.12% यानी कि मेजॉरिटी स्टेक जो है वो कंपनी ने खरीदा है। तो ये एक पॉजिटिव खबर जो है वो IFB इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है। कल 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन इगराशी मोटर्स, यहां पर खबर ये है कि आज प्रमोटर की हिस्सेदारी बेचने की योजना है। OFS के जरिए 10.3% हिस्सेदारी बेचने की योजना और 650 रुपए प्रति शेयर पर यहाँ पर 650 रुपए प्रति शेयर पर बेची जाएगी। मैं आई थिंक जो आपने प्राइसिंग का नाम ले रहे हैं रजत, 650 पे, अब देखिए आप OFS के जरिए 650 पे प्राइस, मतलब अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं एज ए इन्वेस्टर, मैं क्या करूं? देखिए ये स्टॉक 400 रुपए से चलता हुआ, याद रखिएगा प्लीज, जरा व्यूअर्स के को अलर्ट कर दूं थोड़ा सा यहाँ पे, कहाँ से चलता हुआ स्टॉक कहाँ पर आया है और कहाँ जाके खबर आई है। 400 रुपये क्या 360 रुपये, 350 रुपये से भागता 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 फरवरी के एंड से भाग रहा है और अब 705 के प्राइस पर इगार्शी मोटर्स अब कह रही है मैनेजमेंट कि भैया हम लगभग 10.3% हिस्सेदारी बेचेंगे 650 पर OFS के जरिए। अविनाश, इस खबर पे आपका आउटलुक क्या होगा? प्राइस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया।
नहीं, मुझे लग रहा है कि OFS का प्राइस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि MNC कंपनी है। मुझे लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से करीबन 100 रुपये कम प्राइस में ये OFS हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये तो डेफिनेटली एपेटाइट ज़्यादा होगा FIs का और कोई अदर इन्वेस्टर्स का। बट मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा एग्रेसिव प्राइस होता तो शायद आपको और थोड़ा बढ़ाव इस शेयर में देखने को मिलता, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है वीरेन जब भी OFS होता है और वो भी डिस्काउंट पे होता है तभी नॉर्मली शेयर में एक थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनको डेफिनेटली थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि नए शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा फायदा इनको OFS से पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है। तो अगर आप देखें ये खबर थी आज गार्शी मोटर्स के संदर्भ में, लेकिन अब जरा एक और खबर छेड़ लेते हैं और वो है RBI गवर्नर। अगला नाम कौन सा हो सकता है? जी हाँ, अरविंद पनगड़िया जाना माना चेहरा है और विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक सबके साथ काम कर चुके हैं। ये चेहरा देखिए, मैं शायद ये कह सकता हूँ रजत, ये एक बहुत ग्लैमरस चेहरा नहीं है, लेकिन विश्वसनीय चेहरा हो सकता है या नहीं हो सकता ये बाजार तय करेगा, बाजार अपना रिएक्शन देगा इस पर। हरी अरविंद पनगड़िया ये नाम आ रहा है RBI गवर्नर के तौर पर, आपको क्या लगता है? जैसे कि मैंने कहा कि ग्लैमरस चेहरा नहीं है, बहुत ग्लैमर में नहीं रहते हैं ये, वो ग्लैमरस चार्म नहीं है जो शायद रघुराम राजन के साथ था, लेकिन अपने आप में ये चॉइस जिसका शायद ऐलान हो सकता है आज, कैसी रहेगी? पहली बात वीरेन, आई डोंट थिंक RBI गवर्नर के लिए कोई ग्लैमरस चेहरा रहना जरूरी है। ये मीडिया ने बना दिया। शायद वो एक नहीं, बिल्कुल आई थिंक काफी हद तक आई थिंक इट्स ए मीडिया क्रिएशन। मैं मानता हूं कि जहां तक राजन साहब का सवाल है, उन्होंने एक बहुत इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को एक मैच्योरिटी दिया है, और आई थिंक इफ द नेक्स्ट द नेक्स्ट गवर्नर कैन कंटिन्यू दैट मैच्योरिटी, मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छी बात होगी। मेरे ख्याल से जो बड़ी चैलेंज है वो है FCNR पे आउट का। आई थिंक अराउंड $25 बिलियन का पे आउट सितंबर नवंबर के बीच आ रहा है, तो सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि ये FCNR पे आउट को कैसे हैंडल करते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग टेस्ट। बाकी ग्लैमर तो काफी एक रिलेटिव इश्यू है और एक ओपिनियन रिलेटेड मैटर है, आई डोंट थिंक वो ज्यादा मायने रखता है। इसी पे संक्षेप में आपकी भी राय चाहूंगा अविनाश, क्योंकि बिल्कुल हरी ने कहा जैसे कि आपने जैसे आप पहले दिन क्लास में बैठे और सीधे आपको पेपर थमा दिया जाए, लो भैया तुम्हारा एग्जाम है। ये जो FCNR ड्यू है सबसे बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए इस वक्त रुपए को संभालना। हालांकि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व उस वक्त काफी अच्छे खासे हैं, बड़े अच्छे नोट पे रघुराम राजन जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा अगर ये पहला दिन ही गवर्नर साहब को ये हैंडल करना हो। पर मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी मैच्योरिटी है, जिस प्रकार से ग्लोबली इनको भी राजन साहब के जैसे ही लोग जानते हैं, मुझे लग रहा है कि ये इतना कोई क्राइसिस वाला माहौल वाला इशू नहीं होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से जैसे आपने कहीं कहा कि फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी कंफर्टेबल है, तो ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आपको रुपया में देखने को मिले 1-2 दिन के लिए, बट उसके बाद मेरे ख्याल से मैटर शुड कूल ऑफ। तो आई थिंक अगर ये अपॉइंटमेंट होता है तो मेरे ख्याल से ये सही मायने में एक राइट अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि जैसे हरी ने कहा कि RBI गवर्नर को ग्लैमरस नहीं, बट मेरे ख्याल से कोई हार्ड डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए जो इनमें है। चलिए, तो ये नाम का ऐलान कभी भी हो सकता है। टॉप कंटेंडर हैं अरविंद पनगड़िया RBI गवर्नर की पोस्ट के लिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखनी चाहिए, देखते हैं आज का टुडेज ट्रेड। वीरेंद्र बताएं टेक्नो फंडामेंटल पैरामीटर पे कौन सा ट्रेड आज के लिए सही रहेगा? यार रजत, देखिए कल हमने लिया था LIC हाउसिंग फाइनेंस, जरा एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट दिखाइए और एग्जैक्टली उसके बाद आज के टुडेज ट्रेड के बारे में बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर आप देखें LIC हाउसिंग फाइनेंस कल टारगेट भी किया, ओवरशूट भी हो गया काउंटर, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ 523 पर, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी भी बहुत बढ़िया है। आज का ट्रेड में आई थिंक जो पिक कर रहा हूँ वो है मिड कैप में मान इंडस्ट्रीज। और देखिए मान इंडस्ट्रीज में जिस प्रकार के कल के वॉल्यूम्स थे, देखिए 68-60 थोड़ा सा प्रैक्टिकल टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, अब 68-69 के टारगेट्स लेके चलिएगा। क्यों? क्योंकि कल इसने बड़े अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, और वॉल्यूम्स के साथ साथ अगर आप एक होता है ना चीज़ प्राइस बिहेवियर चार्ट पे थोड़ा सा कंफर्ट आना, वो चीज़ दिखाई दी। कल ऑलमोस्ट 20 दिन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था, 51% की डिलीवरी मार्क हुई है और कल इसने अपने 100 डेमा को टेस्ट किया। अब अगला पॉसिबल जोन क्या है जहां पर ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो जा सकता है और टिक सकता है? देखिए 200 डेमा जो है ना इसका, वो है अप्रॉक्सीमेटली इसका 70 रुपये 2 पैसे के जोन में। तो मैं मान के चल सकता हूं कि अगर आज ये 64 के ऊपर खुले तो आपको कम से कम यहां से
4 से 6 रुपए का स्विंग और मिल सकता है। कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं मैं यहाँ पर। हार्डली स्टॉप लॉस क्या है मेरा, आई मीन 61 62। वैल्यू एट रिस्क क्या है 2 से 3 रुपए, और कमाने के लिए मेरे पास 4 से 6 रुपए हैं। तो टेक्निकल सेटअप काफ़ी शानदार है, इंडिकेटर्स काफ़ी शानदार हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स और जो ऑसिलेटर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ अभी पैसा कमाने की गुंजाइश आपके पास है। और देखिए ये बाजार इस वक्त थोड़ा सा रिस्क लेने वाला है। रही बात फंडामेंटल नोट की, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें फंडामेंटल नोट पे क्या क्या खबरें हैं और क्या क्या पाइप कंपनियों में के शेयरों में, अगर आप देखें पिछले काफ़ी समय से बाजार दाव लगा रहा है। वहाँ पे तो बाजार ने थोड़ा सा अपना मैंडेट दिया है, शेयर अपनी बुक वैल्यू के नीचे है और ऑलमोस्ट आप देखिए तो वहाँ से मेरे ख्याल से अच्छा खासा डिस्काउंट कमांड करता है। और शेयर में लगभग आप देखिए तो डिविडेंड अप्रॉक्सीमेटली 2.64% दिया था और FY60 मुनाफा लगभग 65% से बढ़कर करीब ये 65% बढ़कर लगभग 83 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। तो फंडामेंटल नोट पे अगर आप देखें चीज़ें मेरे लिए ठीक ठाक होनी चाहिए। मेरे को बहुत ज़्यादा अगर आप देखें इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना है। मेरे को चीज़ ये है कि प्राइस क्या कर रहा है। फंडामेंटल नोट पर अगर आप देखें ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है। आपने बुक वैल्यू पैरामीटर्स पे भी अगर आप देखें तो शायद इसको आंक लिया। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये जो अट्रैक्ट कर रही है वो ये है कि देखिए बाजार रोज बरोज एक नया फ्लेवर चाहिए बाजार को। आज ये पकड़ ले, कल वो पकड़ेंगे और परसों वो पकड़ेंगे। कल बाजार ने इसको पकड़ा सडनली। अगर आप देखिए जरा एक बार इसके चार्ट्स पे आइएगा जरा प्लीज, आप ईयरली चार्ट्स पे आइएगा। जून में इसने करीब 52 रुपए का लो लगाया, उसके बाद एक मूव बेस बनाया और बेस ये इंट्राडे नहीं, प्लीज एक बार ईयरली चार्ट्स पे आइए, और बेस बनाने के बाद ऊपर निकल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जहां पर अभी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा हो। तो 68-69 के लक्ष्य के लिए आप इस वक्त मान इंडस्ट्री को बाय करके चल सकते हैं। रजत, चलिए मान इंडस्ट्रीज को नजर पे रखें और ये स्टॉक काफी एक्टिव हो सकता है। 64 का लेवल पार करेगा तो पहला टारगेट 68, उसके बाद 71-72 तक के जोन्स तक जहां पर सप्लाई जोन है वहां तक जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन अब प्राइमरी मार्केट का रुख करते हैं क्योंकि आज एक बहुत बड़ा इवेंट क्वेस्ट कॉर्प की लिस्टिंग है आज। और ये जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स थी 9 साल में सबसे बेहतर सब्सक्रिप्शन फिगर्स कमांड की क्वेस्ट कॉर्प ने इशू कुल 143 गुना ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। आईपीओ के जरिए 400 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिया। 317 का तो इशू प्राइस है, लेकिन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अंदर वो है 200 रुपए। 180 से 200 रुपए का प्रीमियम चल रहा है स्टॉक पे, यानी कि 500 रुपए से ऊपर लिस्टिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अविनाश, कैसी कंपनी है, क्या फंडामेंटल्स है सर क्वेस्ट कॉर्प के? नहीं, मुझे लग रहा है रजत डेफिनेटली स्टाफिंग स्पेस में टीमलीज के बाद ये एक दूसरा कंपनी होगी जो इस सेक्टर में मार्केट्स में अवेलेबल रहेगी। मुझे लग रहा है कि इनके दूसरे भी बिजनेसेस है और क्लियरली थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड मॉडल है क्वेस्ट का। जिस प्रकार का प्रीमियम आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से एटलीस्ट लिस्टिंग प्राइस करीबन 500 रुपये के ऊपर होनी चाहिए। और मोरलेस मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक एक बार कूल ऑफ होता है तो मेरे ख्याल से एक मीडियम टर्म नजरिया ले सकते हैं। मेरे ख्याल से इनिशियल डेफिनेटली एक पॉपअप लिस्टिंग प्राइस जरूर आएगी क्योंकि आईपीओ के नंबर्स काफी तगड़े थे। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थॉमस कुक का भी शेयर को भी वॉच करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी को काफी मुनाफा और फायदा होगा क्योंकि इनकी ग्रुप कंपनी है। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेस्ट और थॉमस कुक आज मार्केट्स में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। हरी, आप क्या करेंगे? जिस दिन महानगर की लिस्टिंग थी अच्छा खासा अगर आप देखिए प्रीमियम आपको मिला, लिस्टिंग गेन्स मिले, और उसके बाद उस लिस्टिंग प्राइस के ऊपर स्टॉक डिलीवर नहीं कर पाया। ऐसे में आप आज की लिस्टिंग जो है इस पर क्या करना चाहेंगे? ऑन फर्स्ट टेक यू विल बुक योर प्रॉफिट एंड गेट आउट? नहीं, आई थिंक यदि एक बड़ा प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो आई वुड डेफिनेटली बुक एंड गेट आउट। और इसका कारण बहुत साफ है। आप एमजीएल भी देखिए और आप क्वेस्ट भी देखिए, दोनों में एचएनआई पोर्शन बहुत बड़ी तरह से ओवर सब्सक्राइब है, मोर देन 150 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और इसका कारण यही है कि फंडिंग पे नॉर्मली एचएनआईज खरीदते हैं और फंडिंग पे तभी खरीदते हैं जब लिस्टिंग प्रीमियम 15 से 20% के ऊपर होता है क्योंकि तभी दे मेक मनी आफ्टर फंडिंग कॉस्ट्स। और डेफिनेटली जब एक प्रीमियम लिस्टिंग होगा तो जितने भी एचएनआईज होते हैं वो दे विल प्रेफर टू बुक देयर प्रॉफिट्स आउट एंड क्लोज द लोन। सो ये एक बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है। तो अच्छा लिस्टिंग हो तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली एक प्रेशर रहेगा। हमने एमजीएल में भी देखा, आई थिंक 530 में लिस्टिंग हो फिर 505 के आसपास आया। तो आई थिंक एज अविनाश राइटली सेड, एक बार वो पोस्ट प्रेशर के बाद जो नीचे आएगा तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम टू बाय। वीरेन, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आई थिंक इट्स स्लाइटली डिस्टर्बिंग ट्रेंड। आप हिस्टोरिकली देखोगे तो 2007 में देखिए, 2004 में देखिए और 2009-10 में देखिए, जब भी 100 से ज्यादा टाइम ओवर सब्सक्राइब हुए, दैट इज बीन द पीक ऑफ द मार्केट। 2004 में मार्केट पीक हुआ था जब स्टॉक्स 100 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुए। 2007 में वही हुआ जब रिलायंस पावर रिलायंस ये हुआ था और जब 2010 में भी आया था। आई थिंक ऑन ऑल दीज ओकेशंस जब आईपीओस गेट ओवर सब्सक्राइब्ड ओवर 100 टाइम्स, दैट इज द टाइम द मार्केट स्पीक आउट। सो आई थिंक मार्केट को थोड़ा ये बार कॉशियस रहना पड़ेगा। अरे आपने ना मेरे को आज 2008 की याद दिला दी। ठीक यही अगर आप देखें समय था
दे दनादन आईपीओ, और ठीक है ये आंकड़े थे उस दिन सिमी भौमिक थी कार्यक्रम में, उन्होंने एक टर्म मैं बता रहा हूँ 2008 में क्या बोला था, उन्होंने कहा दिस इज कॉल्ड आईपीओ फोबिया, और ये आईपीओ मार्केट के लिए भी और आई थिंक सेकेंडरी मार्केट दोनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आप कुछ ऐसे ही कहना चाह रहे हैं हरी? नहीं देखिए, 2008 की बात अलग है, बिकॉज तभी आप सेंसेक्स और निफ्टी का वैल्यूएशन भी देखोगे तो हिस्टोरिकल बेसिस पे अबाउट 27-28 टाइम्स अर्निंग्स पे चल रहा था। फिलहाल आई थिंक हिस्टोरिकली अबाउट 18-19 टाइम्स पे चल रहा है। तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता कि इतना फ्रॉथ है जितना 2008 पे था, पर मैं तो जस्ट आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा था। आप हिस्टोरिकली पिछले 20 साल में देखोगे, और मैं इस मार्केट में 18-20 साल से हूं, तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन एक मेनियक लेवल पे गया है तो वहां मार्केट टिपिकली पीक आउट हुआ है। तो आई थिंक जस्ट एक कॉशन की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2008 जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, बट डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, कल अब अगर आप देखें 8:37 का वक्त था, मैंने कल पहला जो इंडेक्स का काउंटर बात की थी, मैंने कहा था भाई इस स्टॉक पे नजर रखिए, कौन सा याद करिए। कल था मारुति, पहला स्टॉक बात करी थी जिस पे आप मारुति की कल प्राइस परफॉर्मेंस देखिए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, स्टॉक को आप थोड़ा सा वक्त दिया कीजिए। इसने कल अगर आप देखें चलना शुरू करा, सुबह ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट, उसके बाद अपने 42, मैंने क्या कहा था कि 39 रुपए पार करने के लिए नहीं, क्योंकि देखिए 4161 पे क्लोज हुआ था ये, और 4200 का लेवल पार करना था। तो मैंने सुबह यही वर्डिंग यूज की थी कि 39 रुपए का लेवल पार करना इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इसने वो भी पार किया, 4200 भी पार किया, 4250 भी पार किया, 4272 पे जाके क्लोज हुआ। शानदार ब्रेकआउट, और CY16 का नया हाई था। अब कैसे देखिए, अब कैसे अप्रोच करें? मान लीजिए मैंने कल नहीं लिया स्टॉक, तो मैं आज कैसे लूँ उसको? सुब्रा, आप देखिए कल डेरिवेटिव्स में कितना एक्टिव था। कल 5% ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप, 1,18,000 शेयर यहाँ जुड़े हैं। और एक और चीज़, अगर आप इसके ऑप्शन स्ट्राइक्स को देखें, कल ये जो 42-50 के बीच में जितने कॉल राइटर्स थे उनको कंपलसरी अपनी पोजीशंस अनवाइंड करनी पड़ी। एक क्लियर मैंडेट दिया उन्होंने, हाँ कि ये इट्स अ डिसाइसिव ब्रेकआउट। अब आप कैसे अप्रोच करेंगे मारुति को, और क्या चांसेस लगते हैं आपकी इस सीरीज के मिड से लेकर सीरीज के एंड तक, मैच्योर होने तक, क्या टारगेट्स लेके चलेंगे आप मारुति पर? फिर ब्रॉडली मारुति का अगर हम चाल देखें तो आई थिंक एक अंडर परफॉर्मर रही है। ऑब्वियसली कल की जो भी ब्रेकआउट देखे और ओपन इंटरेस्ट की जो बढ़त की, ऑब्वियसली कल एक, और खास करके एक टेक्निकल बात करना चाहूँगा, यहाँ पर 200 DMA के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करके ये ब्रेकआउट दिया, तो ऑब्वियसली अच्छी इंडिकेशन है। लेकिन नियर टर्म में मेरा मानना है कि शायद डेफिनेटली एक यहाँ से और एक आई थिंक 4450 यहाँ तक जाने की पूरी क्षमता रखती है। आई थिंक वहाँ तक का एक बार आई थिंक वहाँ पर एक मुनाफा वसूली का मैं सलाह दूंगा, क्योंकि ब्रॉडली अंडर परफॉर्मर रही है। तो मेरा मानना है कि शायद जो भी ब्रेकआउट है उसका फायदा उठा के यहाँ से मुनाफा वसूली कर लें। मिस्टर हरियर, आपकी राय ऑटो शेयर्स पे? इनफैक्ट कल टाटा मोटर्स टॉप परफॉर्मर था इंडेक्स में, जो सेल्स फिगर्स आई थी 21% के आसपास का इजाफा शो किया था। टाटा मोटर्स पे स्पेशली आपकी राय? नहीं, इनफैक्ट टाटा मोटर्स आज मेरे कॉल में भी है, और हम लगभग 525 का टारगेट लेके ये स्टॉक पे चल रहे हैं। हमारा मानना है कि ये जो सेल्स नंबर्स आए हैं, बिकॉज जनरली मार्केट में एक फियर था कि शायद यूरोप में एक स्लो डाउन होगा, और चाइना में ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा है, तो इसका इंपैक्ट ये स्टॉक पे पड़ सकता है। पर आई थिंक 21% ग्रोथ जो जेलर ने दिखाया, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली एनकरेजिंग। और एक बात साफ है कि भले यूरोप में स्लो डाउन की संभावना है, जो ओवरऑल ग्लोबल सेल्स है यूएस में है, रेस्ट ऑफ एशिया में है, बहुत ही स्ट्रांग है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन। मैं मानता हूं कि ये स्टॉक डेफिनेटली आप पॉजिटिव री-रेटिंग के लिए राइप है। जी, एक और अगर आप देखिए स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट में जो काउंटर था वो था ज्योति स्ट्रक्चर्स। जरा प्लीज ज्योति स्ट्रक्चर्स की कल के चार्ट दिखाइएगा आप। कल स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, एक गैप अप ओपनिंग, और ऑलमोस्ट डे हाई पर 1380 पर 20% के अपर फीस के साथ ये काउंटर बंद हुआ। ज्योति स्ट्रक्चर्स 20% का अपर फीस था यहाँ पर। और खबर ये है कि दो निवेशकों से अगर आप देखें, इनको खरीदारी के लिए ऑफर मिला है, बड़े हिस्सेदारी को लेकर बातचीत चल रही है। तो कोई बड़ा अगर आप देखें चंग जो है कंपनी बेच सकती है। ज्योति स्ट्रक्चर्स 1380 पर कल क्लोज हुआ। अविनाश, हालांकि कल तो ये अपर फ्रीज पे था, और ये खबर भी आपकी स्क्रीन पर है। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिहाज से आपको कुछ दिखाई देता है यहाँ पर? आई मीन, क्या आप दाव लगाना चाहेंगे इस स्टॉक पे 13 रुपये 80 पैसे पर?
इनफैक्ट वीरेन, अगर हम ट्रांसमिशन टावर स्पेस में देखें तो ज्योति स्ट्रक्चर की फाइनेंशियल्स में थोड़ी बहुत दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल क्रंच ने हिट किया था, बट इनकी ऑर्डर बुक अभी भी काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर बुक विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो अगर रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो ऐसे लो प्राइस स्टॉक में मुझे लग रहा है कि डाउन साइड काफ़ी कैप्ड है। और अगर ये न्यूज़ फ्लो सही में आता है कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इसमें इक्विटी स्टेक बढ़ाता है या खरीदता है तो इसमें डेफिनेटली 13-14 रुपये से ये 18-19 रुपये जाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियरली इसमें कैसे क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वो देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पावर ट्रांसमिशन स्पेस में जिस प्रकार के बाकी जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे भी डेफिनेटली एक बार वर्किंग कैपिटल क्रंच ईज होता है तो इस कंपनी को भी फायदा होना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और ये लेवल से मुझे लग रहा है कोई डाउन साइड ज़्यादा दिखता नहीं है। चलिए, ऐसे कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जहां पर अच्छी मुनाफा आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। निवेश तो कई लोग करते हैं, लेकिन असली निवेश वो है जो निवेशक वो है जो कमाते हैं बम्पर रिटर्न, दमदार रिटर्न पर अगर आपकी महारत भी हासिल है तो जी बिजनेस आपको दे रहा है मौका आपकी कहानी दुनिया को बताने का। आपकी निवेश रणनीति जो कभी ना हुई हो फेल, उसे शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बिजनेस लेकर आया है इन्वेस्ट स्टार, ऐसे लोगों की कहानी जो कभी पर्दे पर नहीं आते लेकिन उनका निवेश किसी बिग बुल से कम नहीं है। हम बताएंगे दुनिया को आपकी कहानी, वो भी आपकी जुबानी। देश में पहली बार एक ऐसा मंच जिस पर आप अपनी बेस्ट निवेश टिप्स दे सकेंगे पूरी दुनिया को। सिर्फ आपको करना है कि आपको अपनी 1 मिनट की सेल्फी जो है उसको शूट करके, सेल्फी वीडियो उसे शूट करके हमारे पास भेज देना। हमारे पास जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 8588899222।